structure, and process. While the case for the reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult. Let us examine the debate over reform of the UN Security Council. In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution. The resolution reflected three main components. Now, स्ट्रक्चर रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, यानी प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार. अब रिफॉर्म होना चाहिए, इस क्वेश्चन पर काफ़ी कुछ हमें व्यापक सहमत या सपोर्ट मिला है. लेकिन रिफॉर्म कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन इशू है, बहुत ही मुश्किल काम है. और इस पर सपोर्ट कायम किया गया बहुत ही मुश्किल है कि सभी का हमें सपोर्ट मिले. अब हम यहाँ पर यूएन की जो सिक्योरिटी परिषद है या काउंसिल्स है, इसके सुधारों पर कंटिन्यू डिबेट की गई और चर्चा करेंगे कि 1992 में यूएन की आम सभा जो जनरल असेंबली है, यहाँ पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया. अब इसमें तीन मुख्य शिकायतों का जिक्र किया गया है. नंबर फर्स्ट है, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज, यानी कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल अब तक पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स की रियलिटी की नुमाइंदगी नहीं करती कि रियल में क्या पॉलिटिक्स है, इसके बारे में वो रिप्रेजेंट नहीं करती है. इट डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यू एंड द इंटरेस्ट एंड द डोमिनेट बाय अ फ्यू पावर. सेकेंडली बोलती है ये कि इसके जितने भी डिसीजन होते हैं ये वेस्टर्न वैल्यू और उनकी वेस्टर्न वैल्यू पर होती है और इस पर उन्हीं की छाप भी लगी होती है. इन डिसीजन पर कुछ ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनका इस पर डोमिनेट है या अपनी पावर को वो दिखाते हैं, कि ऐसे कुछ इंटरेस्टेड कंट्री है जो डोमिनेट करते हैं और उन पर ये अपनी पावर को शो आउट करता है. इट लैक्स इक्वलिटेबल रिप्रेजेंटेशन. साथ ही ये जो यूनाइटेड नेशन है या फिर यह हमारा सिक्योरिटी काउंसिल्स जो है, ये इनकी रिप्रेजेंटेटिव करता है. साथ ही ये रिप्रेजेंटेटिव के अंदर इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है. इन व्यू ऑफ दिस ग्रोइंग demand for a restructuring of the UN. On 1st January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed. How, for instance, should new Security Council's member be chosen? In the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent member of the Security Council. A new member has been suggested should be. Now ये कहते हैं कि यूएन के इस ढांचे के अंदर जो चेंजेस किए गए, तो इसमें कुछ ऐसे इश्यूज थे, ऐसी डिमांड थी, उनको देखते हुए जनवरी 97 में यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल कॉफी अन्ना ने जांच शुरू की और सुधार कैसे रिफॉर्म किया जाए ये सोचा गया. मिसाल के तौर पे ये कहते हैं, क्या सिक्योरिटी काउंसिल के नए जितने भी मेंबर्स हैं तो उनको नए मेंबर चुने जाने चाहिए. इसके बाद कि कुछ सालों में सिक्योरिटी काउंसिल्स की परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के लिए क्या मानदंड होना चाहिए, उसके बारे में भी एडवाइस दी गई. इनमें से कुछ निम्नलिखित सुझाव हैं जो नए मेंबर्स के अंदर होने चाहिए. नंबर फर्स्ट, अ मेजर इकोनॉमी पावर. उनके पास बहुत सारी इकोनॉमी पावर होनी चाहिए. मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए. सब्सटेंटिव कंट्रीब्यूशन टू द यूएन बजट. इतना ज़्यादा पैसा होना चाहिए कि वो यूएन के बजट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सके. अ बिग नेशन इन टर्म ऑफ इट पॉपुलेशन. पॉपुलेशन भी एक बड़ी राष्ट्र के लिए जरूरी है कि वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए. अ नेशन दैट रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट. और नेशन जो है ऐसा देश जहाँ पे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट देना, सम्मान देता हो. अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल इकोनॉमी सिस्टम एंड कल्चर.
कि ऐसा देश जिसमें अपना खुद की जोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कल्चर के लिहाज से वर्ल्ड के अंदर विविधता की नुमाइंदगी वो करता हो, ये शो आउट करता है कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्लियरली ईच क्राइटेरिया each of these criteria have some validity. Government so advantage in some criteria and disadvantage in the other depend on the interested the expectations. अब स्पष्ट है कि हर एक हर एक में कुछ न कुछ वैधता या लीगली थिंग्स है। तो गवर्नमेंट को अपने हितों, अपने एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल हो या फिर कुछ ऐसे किसी को प्रॉफिटेबल मानती है तो किसी को वो अपने लिए नुकसानदायक, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर जहाँ पर दिखाया गया है। तो इवन इफ दे हैड नो डिजायर टू बी मेंबर देमसेल्फ, कंट्रीज could see that the criteria were problematic. How big an economy and military power did you have to be qualifying or Security Council's membership? What level of budget contribution would enable a state to buy into the councils, and was a big population as an asset or a liberty for countries trying to play a bigger role in the world? If respect for democracy and human rights was the criteria, countries with the excellent record would be in line of to the member, but would they be effective of the councils of minister? Now ये कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो मेंबर्स लिए गए हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके पास कितनी ज़्यादा मिलिट्री पावर होनी चाहिए, उसके पास कितना ज़्यादा बजट होना चाहिए कि वो सुरक्षा या ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सके। तो कोई कंट्री वर्ल्ड में एक बड़ी भूमिका या रोल निभाने की वो कोशिश कर रहा है तो उसकी पॉपुलेशन इसमें बाधक ना हो, बल्कि वो इसके अंदर सपोर्ट करती हो। अगर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के प्रति अगर हम रेस्पेक्ट की कसौटी देखते हैं तो बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। अब क्वेश्चन यह होता है कि क्या ये काउंसिल्स के मेंबर्स के रूप में इफेक्टिवली होंगे या नहीं होंगे। Furthermore, how was the matter to represent to be resolved?